दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स के नॉवल द साइन ऑफ 4 का तीसरा भाग। पुलिस अपने साथ कैब लेकर आई थी और इसी कैब में मैं मिस मॉर्स्टन को उसके घर तक छोड़ने गया। स्त्रियों की दिव्य क्षमता के अनुरूप, जिसमें अपने से कमजोर के सामने वे अपनी परेशानियों का इजहार नहीं करतीं, मिस मॉर्स्टन भी डरी हुई हाउसकीपर के सामने तो शांत और खुश दिख रही थी, पर कैब के अंदर बैठते ही पहले तो वो बेहोश हुई और फिर उसके ऊपर रोने का दौरा चढ़ा। रात की घटनाओं से उसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। उसने मुझे बताया कि उस वक्त उसने मुझे ठंडा और रूखा समझा था। उसे मेरे दिल में उठ रही दुविधा का अंदाजा नहीं था, या मैं कितनी कोशिश करके अपने को संयम में रख रहा था। मेरी सहानुभूति और प्यार उसके साथ थे, जैसे बगीचे में मेरा हाथ उसके हाथ में था। मुझे लगा कि जिंदगी के तमाम अनुभवों के बावजूद मैं उसके अच्छे स्वभाव को नहीं जान पाता, जितना आज उन विचित्र अनुभवों के दौरान उसके साथ रहकर जान पाया था। लेकिन फिर भी 2 बातों ने मेरे दिल की बात होठों तक नहीं आने दी। वो कमजोर और बेबस थी और उसके दिल और दिमाग हिल उठे थे। ऐसे समय में उसके ऊपर मोहब्बत थोपने का मतलब होता उसकी बेबसी का फायदा उठाना। इसके अलावा वो बहुत अमीर होने वाली थी। अगर होम्स के प्रयास सफल हो जाते तो वो बहुत ही भारी दौलत की वारिस बन जाती। क्या ये उचित था कि आधी तनख्वाह पाने वाला एक सर्जन ऐसी नज़दीकी का फायदा उठाए जो बस इत्तफाक से हुई थी? क्या वो मुझे दौलत का लालची एक सस्ता और घटिया आदमी नहीं समझेगी? मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि ऐसी बात उसके मन में आए। आगरा का ये खजाना हमारे बीच एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा था। जब हम मिसेज सेसिल फॉरेस्टर के घर पहुंचे तो करीब 2 बज रहे थे। नौकर पहले ही सो चुके थे, लेकिन मिसेस फॉरेस्टर को उस अजीब संदेश में इतनी रुचि थी जो मिस मैरी को मिला था कि वो उसकी वापसी का इंतजार करते हुए अब तक जागी हुई थी। उसने खुद ही दरवाज़ा खोला। एक अधेड़ उम्र की आकर्षक महिला, और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उसने बड़े ही प्यार से उसका बिल्कुल माँ जैसी आवाज़ में स्वागत किया। साफ था कि वो केवल पेइंग गेस्ट नहीं थी, बल्कि एक प्यारी दोस्त भी थी। मेरा परिचय हुआ और मिसेस फॉरेस्टर ने मुझसे आग्रह किया कि मैं अंदर आकर सारी बातें उन्हें बताऊं। मैंने उन्हें कहा कि मुझे अभी ज़रूरी काम है और वादा किया कि अगर केस में कोई प्रगति होती है तो मैं उनको बताने ज़रूर आऊँगा। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वे दोनों अब भी सीढ़ियों पर खड़ी नजर आ रही थीं। इस शांत इंग्लिश घर की ये झलक उस खौफनाक काम के बीच बड़ी राहत दे रही थी जिसमें हम उलझे हुए थे। मैं जितना भी उस घटना के बारे में सोच रहा था, वो मुझे और भी काली और फैलती हुई दिख रही थी। गैस की रोशनी से रोशन वीरान सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए मैंने सारी घटनाओं को शुरू से आखिर तक सोचा। एक बात तो तय थी कि कम से कम मूल उलझन तो साफ हो गई थी। कैप्टन मॉर्स्टन की मौत, मोतियों का तोहफा और विज्ञापन पत्र, इन सारी घटनाओं के रहस्य तो खुल चुके थे। लेकिन इन सब के खुलने पर हम एक और भी ज्यादा गहरी साजिश के करीब पहुंच चुके थे। भारतीय खजाना, मॉर्स्टन के सामान में पाया गया वो अजीब नक्शा, मेजर शॉल्टो की मौत का अजीब दृश्य, खजाने के पाए जाने के तुरंत बाद ही खोजने वाले की मौत, अपराध के लिए प्रयोग में लाई गई वो अजीबोगरीब चीजें, कदमों के निशान, वे हथियार, कार्ड के ऊपर लिखे हुए शब्द जो कैप्टन मॉर्स्टन के चार्ट पर भी थे, ये सब ऐसी भूल भुलैया थे जिसमें मेरे मित्र होम्स से कम अक्ल वाले किसी भी व्यक्ति को सुराग तलाशने में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। पिंचिन लेन लैम्बेथ के निचले इलाके में 2 मंजिले घरों की बदरंग कतारें थीं। मुझे नंबर 3 पर कुछ देर तक दरवाजे को खटखटाना पड़ा, तब जाकर अंदर कुछ हरकत हुई। आखिर में पर्दे के पीछे से मोमबत्ती की लौ की परछाई दिखी और ऊपर खिड़की से एक चेहरे ने नीचे झांका। उसने कहा, यहां से दफा हो जा शराबी, अगर शोरगुल किया तो मैं कुत्तों के दड़बे खोलकर 43 कुत्ते तेरे पीछे दौड़ा दूंगा। भाई, मैं इसीलिए आया हूं कि मुझे तुम्हारा एक कुत्ता चाहिए, मैंने शांति से कहा। हाँ हाँ, मान मत जाइयो, यहां थैले में मेरे पास एक सांप है जो अभी तेरे सिर पे गिराता हूं, अगर भागा नहीं यहां से अभी तो। अरे लेकिन मुझे सिर्फ एक कुत्ता चाहिए, मैं चिल्लाया। मुझसे बहस मत कर, शर्मन जोर से चिल्लाया। अब रास्ते से हट जा, वरना जैसे ही मैं 3 तक गिनूंगा सांप तेरे सिर पे होगा। मुझे मिस्टर शर्लॉक होम्स ने भेजा है। मैंने अपनी बात कहनी शुरू ही की थी
कि सिर्फ इन 3 शब्दों का जादुई असर हुआ। खिड़की फौरन बंद हो गई और 1 ही मिनट में दरवाजा खुल गया। शर्मन, दुबला पतला, झुके कंधों और झुर्रीदार गर्दन वाला, नीले शीशे का चश्मा पहने एक बूढ़ा आदमी था। वो इस बार बिल्कुल बदले हुए स्वर में बोला, मिस्टर शर्लॉक होम्स के मित्र का यहाँ हमेशा स्वागत है। अंदर आइए सर, इससे जरा बचकर, क्योंकि ये काट लेता है। हट बदमाश, क्या तुम इस भले आदमी को काटोगे? ये उसने एक खूंखार से कुत्ते से कहा, जिसकी लाल आंखें उसके पिंजरे की सलाखों से जैसे बाहर को आ रही थीं। इससे डरिए मत सर, ये कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसके दांत भी नहीं है, इसलिए मैं इसे कमरे में खुला छोड़ देता हूँ। और प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा कि मैं पहले आप पर चिल्ला रहा था। कई बार बच्चे मुझे तंग करते हैं और कोई तो गली में आकर दरवाजा खटखटाकर भाग जाते हैं। बताइए, मिस्टर होम्स ने आपको किस लिए भेजा था? उसे तुम्हारा एक कुत्ता चाहिए। ओह, वो तो जरूर टोबी होगा। हाँ, उसने टोबी नाम ही बताया था। टोबी 7 नंबर में है, यहां से बाईं ओर। वो धीरे धीरे मोमबत्ती को लिए आगे बढ़ा, अपने जानवरों के परिवार के बीच जो उसके इर्द गिर्द थे। उस अनिश्चित रोशनी में मैं धुंधला सा देख पा रहा था कि चमकती आंखें हर मोड़ और कोने से हमारा पीछा कर रही थीं। हमारे ऊपर छत की बल्लियों पर गंभीर से दिखने वाले पक्षी बैठे थे, जो अलसाते हुए कभी एक पैर पर खड़े होते तो कभी दूसरे पैर पर, क्योंकि हमारी आवाजें उनकी नींद में बाधा डाल रही थीं। टोबी एक भद्दा सा, लंबे बालों वाला, लटके हुए कानों वाला, भूरे सफेद रंग का एक सड़की कुत्ता था, जिसकी चाल भी बड़ी ही अजीब सी थी। कुछ देर हिचकने के बाद उसने एक शुगर क्यूब मेरे हाथ से ले लिया जो बूढ़े ने मुझे दिया था, और इस तरह हमारे बीच दोस्ती हो गई। वो कैब तक मेरे पीछे पीछे आया और मेरे साथ जाने में उसने जरा भी आनाकानी नहीं की। पैलेस की घड़ी में 3 बजे थे जब मैं फिर से पौंडीचेरी लॉज पहुंचा। मुझे पता चला कि इनामी विजेता मैकमर्डो को हत्या का सहभागी माना गया था और उसे मिस्टर शॉल्टो के साथ थाने भेज दिया गया था। संकरे गेट पर 2 कांस्टेबल पहरा दे रहे थे, लेकिन जासूस का नाम लेने पर उन्होंने मुझे और कुत्ते को अंदर जाने दिया। होम्स वहीं सीढ़ियों पर खड़ा था, उसके हाथ जेब में थे और वो अपना पाइप पी रहा था। मुझे देखते ही वो जोश से बोला, आहा, तुम इसे ले आए, बढ़िया कुत्ता। एथनली जोन्स जा चुका है और जब से तुम गए हो यहाँ पर काफी हलचल रही है। उसने न सिर्फ थीडियस को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि गेट कीपर, हाउस कीपर और भारतीय नौकर को भी। अब यहाँ सिर्फ हमारा राज है, बस ऊपर एक सार्जेंट है। कुत्ते को यहीं छोड़कर ऊपर आ जाओ। हमने टोबी को हॉल की मेज से बांध दिया और फिर से सीढ़ियों पर चढ़ गए। कमरा वैसा ही था जैसा हमने छोड़ा था, बस लाश पर एक कपड़ा ढक दिया गया था। एक थका सा दिखने वाला सार्जेंट कोने में लेटा था। मेरे मित्र ने कहा, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो सार्जेंट, इस कार्ड को मेरी गर्दन में लटकाओ जिससे ये सामने लटक सके। धन्यवाद। अब मैं अपने बूट और मोजे उतारता हूँ। इनको लेकर नीचे चले जाओ वॉटसन। मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे रुमाल को उस जार में डुबो दो, बस इतना काफी है। अब 1 मिनट के लिए मेरे साथ ऊपर अटारी में आओ। हम सुराख में से ऊपर गए। होम्स ने फिर से धूल में पड़े कदमों के निशानों पर अपनी लालटेन से रोशनी डाली। वो बोला, मैं चाहता हूं कि इन कदमों के निशानों को खास करके देखो। क्या तुमको इनमें कुछ खास नजर आ रहा है? ये निशान या तो किसी बच्चे के हैं या किसी औरत के। इनके नाप के अलावा क्या तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? ये बाकी कदमों के निशानों की तरह ही हैं, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं, यहां देखो, यहां धूल में दाएं पैर का निशान है। अब मैं इसके पास अपने नंगे पैर का निशान बनाता हूं। अब देखो इनमें क्या फर्क है। मैंने ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे पंजे जुड़े हुए हैं, दूसरे निशान की हर उंगली अलग अलग फैली हुई है। बिल्कुल ठीक, मैं यही तुम्हें बताना चाह रहा था। इस बात को ध्यान में रखना। अब तुम उस खिड़की पर जाओ और उसकी लकड़ी को सूंघो। मैं यहीं पर रुकता हूं क्योंकि मेरे हाथ में ये रुमाल है। मैंने वही किया जैसा उसने कहा था और मुझे तेज तारकोल की महक आई। यहां से निकलने के लिए उसने वहीं पर पैर रखा था। अगर तुम उसको ढूंढ सकते हो तो टोबी को भी परेशानी नहीं होगी। अब नीचे भागो और कुत्ते को खोल दो। जब तक मैं नीचे गया, शर्लॉक होम्स छत पर पहुंच चुका था और वो मुझे एक बड़े जुगनू जैसा दिखाई पड़ रहा था जो छत पर धीरे धीरे टहल रहा था। फिर वो चिमनियों के पीछे छुप गया। उसके बाद फिर से नजर आया और फिर से गायब हो गया। जब मैं घूमकर दूसरी ओर गया
तो मैंने उसे एक कोने में बैठे देखा। क्या ये तुम हो वॉटसन? वो चिल्लाया। हाँ, मैं ही हूं। यही वो जगह है। वो नीचे काला काला क्या पड़ा है? उसने मुझसे पूछा। ये पानी का एक पीपा है। क्या उसके ऊपर ढक्कन है? हाँ है। सीढ़ी का कोई अता पता? नहीं। नाश हो उसका। ये बड़ी ही खतरनाक जगह है। जहां से वो चढ़ा था वहीं से मैं नीचे आ जाऊंगा। पानी का ये पाइप काफी मजबूत लग रहा है। खैर, ये लो, मैं आ गया। पैरों के घिसटने की आवाज आई और दीवार के किनारे से लालटेन लिए हुए वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। फिर हल्की सी छलांग लगाकर वो पीपे के ऊपर आ गया और फिर जमीन पर। अपने जूते मोजे पहनते हुए वो बोला। उसका पीछा करना बड़ा आसान था। पूरे रास्ते टाइल्स ढीले हो गए थे और जल्दी में उसने ये गिरा दिया, जिससे मेरा अनुमान और भी पक्का हो गया। उसने जो चीज मुझे दिखाई वो रंगीन घासों से बुनी हुई एक छोटी सी जेब या थैली जैसी थी और उसके ऊपर कुछ दिखावटी मोती लटक रहे थे। उसका आकार और नाप सिगरेट केस जैसा था। उसके अंदर गहरे रंग की लकड़ी के आधा दर्जन वैसे ही कांटे थे जैसा कि मृतक को चुभोया गया था। ये एक ओर से पैने और दूसरे सिरे पर गोलाई लिए हुए थे। होम्स ने कहा, ये बहुत ही भयंकर होते हैं। ध्यान रहे कि हमें ये कांटा चुभ न जाए। मुझे इन कांटों को पाकर बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि संभावना यही है कि हत्यारे के सारे कांटे सिर्फ इतने ही हैं। इसलिए जल्दी ही मेरी या तुम्हारी खाल में इनके चुभे मिलने का खतरा कम हो गया है। मैं खुद इन कांटों की बजाय गोली का सामना करना ज्यादा पसंद करूंगा। क्या तुम करीब 10 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार हो वॉटसन? बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे पैर इस काम में साथ देंगे? अरे हाँ हाँ। तो ठीक है, ये लो डॉगी, मेरा अच्छा टोबी, इसे सूंघो। उसने रुमाल को कुत्ते की नाक पर रख दिया। कुत्ता अपने सिर को एक ओर टेढ़ा करके उसे ऐसे सूंघता रहा मानो कद्रदान कोई बेशकीमती शराब सूंघ रहा हो। फिर होम्स ने उस रुमाल को थोड़ी दूर फेंक दिया, कुत्ते के पट्टे पर एक मजबूत रस्सी बांधी और उसे पानी के पीपे के पास ले गया। कुत्ता तुरंत तेज आवाज में किकियाने लगा और नाक को जमीन से सटाकर और पूंछ को हवा में लहराते हुए वो उस गंध के पीछे इस तेजी से दौड़ा कि उसकी रस्सी खींची जा रही थी और हम पूरी गति से उसके पीछे दौड़ रहे थे। पूर्व दिशा में धीरे धीरे सफेदी नजर आने लगी थी और ठंडी धुंधली रोशनी में कुछ कुछ नजर आने लगा था। चौकोर विशाल घर और उसकी काली खिड़कियां और ऊंची सपाट दीवारें हमारे पीछे उदास सी खड़ी थीं। हमारा रास्ता बगीचे से होते हुए जा रहा था, जो खुदाई की वजह से उबड़ खाबड़ था। पूरी की पूरी जगह मिट्टी के ढेरों और बेतरतीबी से उगी हुई घास से पटी हुई थी और वो मनहूसियत घर में घटी काली घटना से मेल खा रही थी। बाउंड्री की दीवार पर पहुंचने पर टोबी उत्तेजना से भौंकता हुआ उसकी छाया के नीचे दौड़ता रहा और आखिर में एक कोने में रुक गया जहां दो दीवारें मिल रही थीं। वहां कुछ ईंटों को ढीला कर दिया गया था और जो दरारें रह गई थीं वे नीचे से घिसी हुई थीं, मानो इसे सीढ़ी के तौर पर अक्सर इस्तेमाल किया जाता रहा हो। होम्स जल्दी से ऊपर चढ़ा और मुझसे कुत्ते को लेकर उसने दूसरी तरफ रख दिया। जब मैं उसके पास आया तो उसने टिप्पणी की, यहाँ लकड़ी के पैर वाले के हाथों का निशान है। सफेद प्लास्टर के ऊपर ये तुम खून का हल्का सा धब्बा देख सकते हो। कितनी अच्छी बात है कि कल से बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है। 28 घंटे बीत जाने पर भी सड़क पर इसकी महक रहेगी। मैं मानता हूं कि जब मैंने उस भारी यातायात को देखा जो इस बीच लंदन की इस सड़क से गुजर चुका था, तो मुझे भी कुछ संदेह हो रहा था, लेकिन जल्दी ही मेरा डर दूर हो गया। टोबी कहीं ना रुका ना हिचका और अपने अजीब से अंदाज में बढ़ता चला गया। लोबान के तेल की तीखी महक बाकी सब महकों से ज्यादा तेज थी। दौड़ते हुए होम्स ने मुझसे कहा, ये मत सोचो कि इस केस की सफलता के लिए मैं सिर्फ इस इत्तेफाक पर निर्भर हूं कि अपराधियों में से एक का पैर इस रसायन में पड़ गया था। मेरे पास अब इतनी जानकारी है कि मैं कई अलग अलग तरीकों से उनको ढूंढ निकाल सकता हूं, लेकिन फिर भी ये तरीका सबसे बेहतरीन है। मैं बेवकूफ ही होऊंगा अगर मैं इस बात को अनदेखा कर देता हूं, लेकिन इसकी वजह से केस वो दिमागी उलझन नहीं पैदा कर पा रहा है जिसके शुरू में मुझे आसार नजर आ रहे थे। इस केस में शायद हमें कुछ तारीफ हासिल होती, लेकिन इस सीधे सीधे सुराग से सब बेकार हो गया। मैंने हंसते हुए कहा, इसमें तारीफ है और बहुत है होम्स। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं
कि जेफरसन होप की हत्या के मामले में मैंने तुम्हारी जितनी तारीफ की थी उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य मुझे तुम्हारे इस केस को सुलझाने के तरीके को देखकर हो रहा है। ये मामला मेरे हिसाब से और भी गहरा और उलझा हुआ है। तुमने इतने विश्वास के साथ उस लकड़ी के पैर वाले आदमी का हुलिया आखिर बताया कैसे? माय डियर वॉटसन, ये तो आसानी का दूसरा नाम था। मैं नाटकीय नहीं होना चाहता, लेकिन ये सब एकदम साफ है और इसमें उलझन की कोई गुंजाइश नहीं है। अपराधियों की देखभाल करने वाले 2 अफसरों को एक गड़े हुए खजाने के महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में पता चलता है। जोनाथन स्मॉल नाम के आदमी द्वारा उनके लिए एक नक्शा तैयार किया गया होगा। तुम्हें याद होगा कि हमने ये नाम कैप्टन मॉर्स्टन के कब्जे में रखे चार्ट पर देखा था। उसने इस पर अपने और अपने मित्रों के लिए हस्ताक्षर किए थे और उसने नाटकीयता से इसे नाम दिया था 4 का चिन्ह। इस चार्ट की सहायता से अफसरों या एक अफसर ने उस खजाने को ले लिया और वो इंग्लैंड आ गया, लेकिन उसको पाने की एक शर्त उसने पूरी नहीं की। तो फिर जोनाथन स्मॉल ने खुद वो खजाना क्यों नहीं लिया? जवाब साफ है। चार्ट की तारीख तब की है जब मॉर्स्टन अभियुक्तों के नजदीकी संपर्क में आया था। जोनाथन स्मॉल को खजाना इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो और उसके सहयोगी खुद भी अभियुक्त थे और वहां से निकल नहीं पाए। लेकिन ये तो सिर्फ तुम्हारा एक अंदाजा है, मैंने कहा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ यही अंदाजा सारे तथ्यों को अपने में समेटता है। अब देखते हैं कि ये कहानी से कैसे जुड़ता है। मेजर शॉल्टो कुछ सालों के लिए शांति से रहता है, अपने खजाने को अपने कब्जे में लेकर खुश। फिर उसे भारत से एक पत्र मिलता है जिससे उसे बड़ा डर लगता है। वो क्या था? एक पत्र जो कहता है कि जिन लोगों ने इसको धोखा दिया वे आजाद हो गए हैं या भाग गए हैं। इसकी ज्यादा संभावना है क्योंकि वो जानता था कि उनकी कैद की अवधि क्या थी। ये उसके लिए हैरानी की बात नहीं थी। फिर ये क्या करता है? वो अपने को लकड़ी के पैर वाले आदमी से बचाने की कोशिश करता है, जो कि एक गोरा आदमी है, क्योंकि उसने एक गोरे व्यापारी को उसके धोखे में एक बार गोली मार दी थी। अब सिर्फ एक गोरे आदमी का नाम चार्ट पर है, बाकी सारे हिंदू या मुसलमान हैं। दूसरा और कोई गोरा आदमी नहीं है, इसलिए हम भरोसे से कह सकते हैं कि लकड़ी के पैर वाले का नाम जोनाथन स्मॉल ही है। क्या इस तर्क में तुम्हें कोई गलती नजर आती है? नहीं, ये बिल्कुल साफ और सटीक है, मैंने कहा। चलो अब अपने आप को जोनाथन की जगह पर रखकर देखते हैं। हम उसके नजरिए से बात करते हैं। वो 2 काम करने इंग्लैंड आता है, एक तो अपना हक वापस लेने और दूसरा उससे बदला लेने जिसने उसके साथ धोखा किया था। उसने शॉल्टो के ठिकाने को ढूंढ निकाला और बहुत संभव है कि उसने घर के अंदर किसी व्यक्ति से दोस्ती गांठ ली हो। एक तो शायद बटलर है लाल राव, जिसे हमने देखा नहीं है। मिसेस बर्नस्टोन उसे अच्छे चरित्र वाला नहीं समझती, लेकिन फिर भी स्मॉल उस खजाने को नहीं ढूंढ पाता क्योंकि मेजर और एक वफादार नौकर जो मर चुका है, इन दोनों के अलावा किसी को भी ये राज मालूम नहीं था कि खजाना कहाँ छुपा था। अचानक जोनाथन स्मॉल को पता चलता है कि मेजर मरने वाला है। इस हड़बड़ाहट में कि कहीं खजाने का राज उसके साथ ही दफन ना हो जाए, वो पहरेदारों को चकमा देकर मरते हुए आदमी की खिड़की तक जा पहुंचता है, लेकिन उसके 2 बेटों की मौजूदगी की वजह से अंदर नहीं जाता। नफरत से पागल जो मृतक के लिए उसके मन में थी, वो उसी रात कमरे में घुसता है और खजाने से संबंधित कोई दस्तावेज पाने के इरादे से उसके कागजातों को खंगालता है। अंत में एक कार्ड पर एक छोटी सी बात लिखकर सबूत छोड़ जाता है। उसने पहले से ही ये योजना बना ली थी कि अगर वो मेजर का काम तमाम कर देता है तो वो उसकी लाश पर कुछ ऐसा निशान छोड़ेगा जिससे ये पता चले कि ये कोई मामूली हत्या नहीं है। चारों दोस्तों के नजरिए से उसको न्याय दिया गया है। अपराध जगत के इतिहास में इस तरह की सनकें आम बात हैं और अक्सर इनके द्वारा अपराधी के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्या तुमको ये सब समझ में आ रहा है? बिल्कुल साफ समझ आ रहा है होम्स। अब जोनाथन स्मॉल क्या करता? वो तो खजाना ढूंढने के लिए की जा रही कोशिशों पर सिर्फ नजर ही रख सकता था। शायद वो इंग्लैंड के बाहर चला जाता है और बीच बीच में वापस आता रहता है। फिर अटारी को ढूंढ लिया जाता है और उसे फौरन इस बात की जानकारी दे दी जाती है उस घर के अंदर के भेदी के द्वारा। अपने लकड़ी के पैर के सहारे जोनाथन शॉल्टो की ऊंची अटारी तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो अपने साथ एक विचित्र सहयोगी को लेकर जाता है जो इस कठिनाई को दूर कर देता है।
लेकिन गलती से उसका पैर लोबान के जार में पड़ जाता है, जहां अब टोबी का प्रवेश होता है और जख्मी पैर वाले आधी तनख्वाह पाने वाले अफसर के लिए आधी मील की लंगड़ी दौड़। लेकिन हत्या तो उसके सहयोगी ने की है, ना कि जोनाथन ने, मैंने कहा। बिल्कुल, जोनाथन को इस बात पर गुस्सा भी आया, जिसकी वजह से वो सारे कमरे में पैर पटकता हुआ चला था। उसे बार्थोलोमेव शॉल्टो से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो सिर्फ ये चाहता होगा कि सीधी तरह उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाए। वो अपना सिर तलवार के नीचे नहीं रखना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसके सहयोगी की वहशी भावना जाग उठी थी और जहर अपना काम कर चुका था। इसलिए जोनाथन स्मॉल ने अपना सबूत छोड़ा, जमीन पर खजाने की तिजोरी रखी और उसके पीछे चला गया। जहां तक मेरी सोच कहती है, घटनाओं का यही सिलसिला रहा होगा। हाँ, जहां तक उसके डील डॉल का सवाल है, वो अधेड़ उम्र का रहा होगा और अंडमान की भट्टी जैसी गर्मी में इतने साल काटने के कारण उसका रंग स्याह पड़ चुका होगा। उसके कदमों की दूरी से उसकी लंबाई का अंदाज लग जाता है, और हम जानते हैं कि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। थीडियस शॉल्टो ने जब उसे खिड़की पर देखा था तो एक बात साफ हो गई थी कि उसके शरीर पर काफी बाल थे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम। और उसके सहयोगी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने पूछा। ओह, उसमें तो कोई रहस्य है ही नहीं, पर तुमको उसके बारे में जल्दी ही मालूम हो जाएगा। सुबह की हवा कितनी सुहानी है। वो देखो, वो छोटा सा बादल किस तरह किसी बड़ी चिड़िया के गुलाबी पंख की तरह नजर आ रहा है। अब लंदन के बादलों के बीच से सूरज की लाल रोशनी दिखाई दे रही है। हम प्रकृति के इस अद्भुत रूप के सामने अपनी छोटी छोटी हरकतों से कितने बौने नजर आते हैं। क्या तुम्हारे पास पिस्तौल है? अचानक हुए इस प्रश्न से चौंक कर मैंने कहा, नहीं, लेकिन मेरे पास मेरी छड़ी है। अगर हम उनके अड्डे तक पहुंच जाते हैं तो हो सकता है हमें इस तरह की किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। जोनाथन से तुम निपट लेना, लेकिन अगर दूसरे ने दुष्टता दिखाई तो मैं उसे गोली से मार डालूंगा। बोलते बोलते उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसके 2 चैम्बर भरने के बाद उसने उसे अपनी जैकेट की दाईं जेब में रख लिया। इस पूरे दौरान हम टोबी के पीछे पीछे आधी गांव की सी सड़कों पर दौड़ रहे थे, जिनके दोनों ओर घर खड़े थे और जो शहर की ओर जा रही थी। अब हम सड़कों पर थे जहां नाविक और मजदूर काम में लग गए थे और बदसलीकेदार औरतें दरवाजे खोलती घरों की सीढ़ियां साफ कर रही थीं। सड़कों के कोनों में खड़े पब्लिक हाउसों में काम शुरू हुआ ही था और बदमाश लोग बाहर आ रहे थे। मुंह धोकर अपनी शर्ट की आस्तीनों से गीली दाढ़ियों को पोंछते हमें आश्चर्य से देख रहे थे। लेकिन हमारा टोबी एक अजूबे की तरह न दाएं देख रहा था न बाएं, बस अपनी नाक जमीन से सटाए दौड़ा जा रहा था और बीच बीच में खुशी से भौंक उठता था, जिससे पता चलता था कि महक अचानक तेज हो गई है। हम पूर्वी ओवल से लगी गलियों से होते हुए स्ट्रीथम, ब्रिक्सटन, कैम्बरवेल से गुजरे और अब कनिंगटन लेन में आ गए थे। जिन लोगों का हम पीछा कर रहे थे उन्होंने शायद पकड़े जाने के डर से बड़ा ही उलझा हुआ रास्ता पकड़ा था। अगर कोई गली मिल जाती तो वे मुख्य सड़क पर नहीं आते थे। कैनिंगटन लेन के अंतिम छोर पर वे दाएं मुड़कर बॉन्ड स्ट्रीट और माइल्स स्ट्रीट में पहुंच गए। माइल्स स्ट्रीट जहां पर नाइट्स प्लेस की ओर मुड़ती है, वहां जाकर टोबी अचानक रुक गया। फिर कभी आगे कभी पीछे की ओर दौड़ने लगा, कान टेढ़े करके, जैसे कुत्तों की आदत होती है जब वे कुछ अनिश्चय की स्थिति में होते हैं। फिर वो गोल गोल घूमने लगा और बीच बीच में हमें ताकने लगता, मानो अपनी शर्मिंदगी पर हमसे सहानुभूति चाह रहा हो। होम्स गुर्राया, आखिर इस कुत्ते के साथ प्रॉब्लम क्या है? यहां से उन्होंने कैब ले ली या गुब्बारे में उड़ गए? हो सकता है वो यहां कुछ देर खड़े रहे हों, मैंने सुझाव दिया। आहा, अब ठीक है, ये फिर से दौड़ रहा है, राहत से मेरे मित्र ने कहा। वो वाकई फिर से दौड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर सूंघने के बाद उसने अपना मन बना लिया था और इस बार वो ऐसी फुर्ती और दृढ़ता से दौड़ा जैसा अब तक नहीं दौड़ा था। महक अब शायद पहले से ज्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी नाक जमीन पर नहीं टिका रखी थी, बस अपना पट्टा खींचते हुए जोर से भागने की कोशिश कर रहा था। होम्स की आंखों की चमक देखकर मैं जान गया कि उसे लग रहा है हमारी मंजिल आने वाली है। अब हम 9 एल्म से होते हुए ब्रॉड्रिक और लेल्सन के विशाल लकड़ी के ठेके पर थे, जो व्हाइट ईगल टैवर्न के पास था। यहाँ पर कुत्ता उत्सुकता से पागल होकर साइड के गेट से होता हुआ अंदर घुस गया, जहां आरी चलाने वाले लकड़ी काट रहे थे। बुरादे और लकड़ी की छीलनों के बीच से कुत्ता दौड़ता रहा, एक गली से गुजरा, एक गलियारे से मुड़ा,
लकड़ी के 2 चट्टों के बीच गया और आखिर में एक विजय भरी भौंक के साथ एक बड़े से पीपे पर कूद गया जो ठेला गाड़ी पर रखा था। जीभ को बाहर लटकाकर आंखें मिचमिचाता टोबी इस पीपे पर खड़ा हो गया और हम दोनों की ओर शाबाशी के इंतजार में देखने लगा। पीपे और उस ठेला गाड़ी के पहियों पर एक गहरे रंग का पदार्थ चिपका था और पूरे माहौल में लोबान की महक फैली हुई थी। शर्लॉक होम्स और मैंने शून्य भाव से एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ ही हम पर हंसी का जोरदार दौरा पड़ गया। अब क्या करें? मैंने पूछा। टोबी कभी गलती न करने वाला अपना स्वभाव भूल चुका है। होम्स ने उसे पीपे पर से उठाकर लकड़ी के ठेके के बाहर ले जाते हुए कहा, उसने अपनी समझ के अनुसार ठीक काम ही किया है। अगर तुम देखो कि कितना लोबान रोजाना लंदन से बाहर ले जाया जाता है तो कोई ताज्जुब नहीं कि हमारे रास्ते उस जगह पर उलझ गए थे। अब इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, खासकर लकड़ी को फेरने के लिए। इसमें बेचारे टोबी की कोई गलती नहीं है। हमें असली महक तक जाना होगा, मैंने कहा। हाँ, और किस्मत से हमें ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। नाइट्स प्लेस के उस कोने पर कुत्ता इसलिए उलझन में पड़ गया था कि वहां पर 2 अलग दिशाओं से 2 अलग महकें आ रही थीं और हमने गलत रास्ता पकड़ लिया। अब दूसरे रास्ते से जाते हैं। इसमें हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। टोबी को वहां ले जाने पर जहां से उसने गलती की थी वो एक बड़े चक्कर में घूमा और आखिर में एक नई दिशा की ओर मुड़ गया। अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम लौटकर उसी जगह पर ना पहुंच जाएं जहां लोबान का पीपा रखा था, मैंने हंसते हुए कहा। मैंने इस बारे में पहले ही सोच रखा है, लेकिन ये देखो, ये सड़क के किनारे किनारे ही चल रहा है, जबकि पीपा सड़क से गुजरा था। नहीं, अब हम असली महक के रास्ते पर ही हैं, होम्स ने कहा। वो महक नदी के किनारे से होती हुई बेलमोंट प्लेस और फिर प्रिंस स्ट्रीट तक आ पहुंची। ब्रॉड स्ट्रीट के अंत में वो पानी तक पहुंच गई जहां लकड़ी का एक छोटा सा घाट बना हुआ था। टोबी हमें ठीक वहां तक लेकर आया और फिर कूं कूं करता पानी के तेज बहाव को देखने लगा। यहां से उन्होंने नाव ली है, होम्स ने ठंडी आह भरते हुए कहा। घाट के किनारे और पानी में कुछ छोटी छोटी छिछली नावें पड़ी थीं। हमने बारी बारी से टोबी को हर नाव सूंघाई। हालांकि उसने उत्साह से हर नाव को सूंघा, लेकिन उसके बाद कोई इशारा नहीं किया। इस जगह के पास ईंटों का एक छोटा सा घर था जिसकी दूसरी खिड़की पर लकड़ी का एक पट्टा टंगा था जिस पर लिखा था मॉर्डिसाई स्मिथ और नीचे लिखा था घंटों या दिन के हिसाब से किराए पर नावें मिलती हैं। दरवाजे के ऊपर एक दूसरी सूचना थी कि वहां एक स्टीम लॉन्च रखी है। शर्लॉक होम्स ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा और उसके चेहरे के भाव खतरनाक हो गए। वो बोला, ये बहुत ही गड़बड़ नजर आ रहा है। ये लोग उससे कहीं ज्यादा चालाक हैं जितना मैं इनको समझ रहा था। इन्होंने अपने सारे सबूत मिटा दिए हैं। मुझे डर है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानी बरती गई है। वो घर के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था कि तभी दरवाजा खुल गया और एक छोटा सा घुंघराले बालों वाला 6 साल का बच्चा भागता हुआ बाहर आया। उसके पीछे पीछे एक हट्टी कट्टी लाल चेहरे वाली औरत थी जिसके हाथ में एक बड़ा सा स्पॉन्ज था। वो चिल्लाई, वापस आकर नहाओ जैक, जल्दी आओ शैतान बच्चे। अगर तुम्हारे पापा वापस घर आ गए और उन्होंने तुम्हें इस हाल में देखा तो हम दोनों को खूब डांट पड़ेगी। होम्स ने बड़े ही चालाकी से कहा, कितना प्यारा बच्चा है, इसके गुलाबी गाल कितने प्यारे हैं। जैक, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बच्चे ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मुझे 1 शिलिंग चाहिए। इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं चाहिए? होशियार बच्चे ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मुझे 2 शिलिंग चाहिए। ये लो, ये तुम्हारे 2 शिलिंग। बड़ा प्यारा बच्चा है मिसेस स्मिथ। आपका भला हो, ये वाकई बड़ा प्यारा है और होशियार भी, लेकिन उतना ही शैतान भी है। इसे संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब मेरा पति कई कई दिनों के लिए चला जाता है। क्या अभी वो गया हुआ है? होम्स ने निराशा से कहा। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि मुझे मिस्टर स्मिथ से बात करनी थी। वो तो कल सवेरे से गया हुआ है सर, और सच कहूं तो मुझे उसके लिए डर लग रहा है। लेकिन अगर आप नाव के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो मैं भी बता सकती हूँ। मुझे तुम्हारी स्टीम लॉन्च किराए पर लेनी थी, होम्स ने कहा। वो स्टीम लॉन्च में ही तो गया हुआ है, इसीलिए मैं उलझन में हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें इतना कोयला नहीं है कि वो वुलविच जाकर वापस आ सके। अगर वो लकड़ी की नाव में गया होता तो कोई परेशानी नहीं थी,
क्योंकि कई बार वो काम के सिलसिले में ग्रेवसैंड तक जाता है और ज्यादा काम होने पर वो वहां रुक भी जाता है। लेकिन बिना कोयलों के स्टीम लॉन्च आखिर किस काम की? हो सकता है उसने नदी के घाट पर कुछ कोयला खरीद लिया हो, होम्स ने कहा। हाँ ये तो है, लेकिन वो इस तरीके से काम नहीं करता। वे कुछ बैग कोयले की जितनी कीमत लगाते हैं उस पर मैंने अक्सर उसको उनसे लड़ते हुए सुना है। मुझे वो लकड़ी के पैर वाला बदसूरत आदमी और उसकी बेहूदी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो बार बार यहाँ आकर ठक ठक करता रहता है। शर्लॉक होम्स ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, लकड़ी के पैर वाला आदमी? हाँ सर, एक भूरा बंदर जैसे चेहरे वाला आदमी कई बार मेरे बूढ़े से मिलने आ चुका है। उसी ने कल रात आकर उसे जगाया, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे आदमी को मालूम था कि वो आ रहा है, क्योंकि उसकी लॉन्च में स्टीम बन रही थी। मैं इस बात से कतई खुश नहीं हूं। होम्स ने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन मिसेस स्मिथ, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं कि रात के समय लकड़ी के पैर वाला आदमी ही आया है? मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप इस बारे में इतनी पक्की तरह से कैसे कह रही हैं। उसकी आवाज सर, मैं उसकी आवाज पहचानती हूं। वो थोड़ी मोटी और फटी हुई है। उसने आकर खिड़की को खटकाया था करीब सुबह के 3 बजे। फिर मेरे बूढ़े पति ने हमारे सबसे बड़े बेटे जिम को जगाया और बोला, जल्दी चलो। और फिर वे लोग चले गए, मुझसे एक शब्द भी बिना बोले। मुझे उस लकड़ी के पैर की ठक ठक की आवाज पत्थरों पर भी सुनाई दे रही थी। और क्या ये लकड़ी के पैर वाला अकेला था? होम्स ने पूछा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती सर, मैंने किसी और की आवाज नहीं सुनी। माफी चाहता हूं मिसेस स्मिथ, लेकिन मुझे एक स्टीम लॉन्च चाहिए थी, और मैंने वो क्या नाम है उसका, कि उस लॉन्च के बारे में बड़ी तारीफें सुन रखी हैं। मुझे याद नहीं आ रहा उसका क्या नाम है। ऑरोरा सर। हाँ, वो कहीं वो पीली लाइन वाली पुरानी हरी लॉन्च तो नहीं है जो आगे से चौड़ी है? नहीं नहीं सर, वो तो छोटी सी पतली सी लॉन्च है। उस पर अभी ताज़ा पेंट किया गया है, काले रंग का, और उस पर 2 लाल लकीरें हैं, उस औरत ने कहा। थैंक्स, मुझे उम्मीद है आपको जल्दी ही आपके पति की खबर मिलेगी। मैं नदी में जा रहा हूं, और अगर इस बीच मुझे ऑरोरा नजर आई तो मैं उसको बता दूंगा कि आप घबरा रही हैं। उसका फनल काले रंग का बताया ना आपने? नहीं सर, काले पर सफेद पट्टा है। हाँ हाँ, सिर्फ किनारे पर ही काला है। ठीक है, गुड मॉर्निंग मिसेस स्मिथ। वहां पर एक नाव वाला है, चलो वॉटसन, हम इसमें बैठकर नदी पार करते हैं। जब हम नाव पर बैठ गए तो होम्स ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह के लोगों के साथ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो जो भी बता रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। अगर उन्हें ये पता लग जाए कि आपको उस बात में दिलचस्पी है तो फिर वे सीप में मोती की तरह बंद हो जाते हैं। अगर आप अनिच्छा दिखाते हुए सुनते हो तो आपको वो सारी जानकारी मिल जाती है जो आप चाहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो हमारा रास्ता काफी साफ हो गया है। तो ऐसे में तुम क्या करते? होम्स ने मुझसे पूछा। मैं एक लॉन्च किराए पर लेकर ऑरोरा की खोज में नदी में जाता, मैंने कहा। माय डियर वॉटसन, ये बहुत ही उलझा हुआ काम होगा। वो यहाँ और ग्रीनविच के बीच नदी के किसी भी किनारे पर रुक गई होगी। पुल के नीचे मीलों तक नावों के उतरने का भूल-भुलैया है। तुम्हें हर जगह ढूंढने में कई दिन लग जाएंगे अगर तुम अकेला करना चाहो तो, या फिर तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। क्या हम विज्ञापन देकर घाट के अधिकारियों से जानकारी मांग सकते हैं? ये तो और भी बुरा होगा। उन लोगों को भनक लग जाएगी कि हम उनका पीछा करते हुए इतने करीब आ चुके हैं और वे देश के बाहर भाग जाएंगे। वैसे भी उन्हें यहाँ से जाना ही है, लेकिन जब तक उन्हें ये लगता रहेगा कि वे सुरक्षित हैं, वे जाने की जल्दी नहीं करेंगे। यहाँ पर जोन्स की फुर्ती हमारे काम आएगी, क्योंकि केस के बारे में उसका जो नजरिया है वो दैनिक अखबारों में जरूर छपेगा और भगोड़े अपराधी सोचेंगे कि सब लोग उन्हें गलत रास्ते पर ढूंढ रहे हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? मैंने पूछा। तुम ये घोड़ा गाड़ी लो, घर जाओ, नाश्ता करो और 1 घंटे के लिए सो जाओ। ऐसी पूरी उम्मीद है कि हमें आज रात भी खड़े खड़े ही गुजारनी पड़ेगी। किसी टेलीग्राफ ऑफिस पर रुकना। हम टोबी को अपने साथ ही रखेंगे क्योंकि ये अब भी हमारे काम आ सकता है। हम ग्रेट पीटर स्ट्रीट पोस्ट ऑफिस पर रुके और होम्स ने वहां से एक तार भेजा। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लग रहा है कि तार मैं किसे भेज रहा हूं? ये भला मैं कैसे जान सकता हूं? मैंने कहा।
तुम्हें पुलिस बल की बेकर स्ट्रीट शाखा के बारे में याद है, जिसको मैंने जेफरसन होप के मामले में नियुक्त किया था? हाँ, याद है। तो हंसते हुए मैंने कहा, ये ऐसा मामला है जहां सिर्फ वे लोग ही कुछ काम कर सकते हैं। अगर वे असफल हो जाते हैं तो मेरे पास दूसरे साधन भी हैं, लेकिन पहले मैं इनको देखता हूं। वो तार मेरे छोटे से गंदे लेफ्टिनेंट विंगिस के लिए था, और मुझे लगता है कि वो और उसका गैंग हमारे नाश्ता खत्म करने के पहले ही हमारे पास आ जाएगा। ये 8 और 9 बजे के बीच का समय था, और मुझे लग रहा था कि पिछली रात की गतिविधियों का असर मेरे शरीर पर भारी पड़ रहा था। मैं एकदम निढाल हो चुका था और मेरा दिमाग भी कम काम कर रहा था। मुझ में काम के प्रति वो उत्साह नहीं था जो मेरे मित्र को इतनी फुर्ती देता था, ना ही मैं इस समस्या को दिमागी पहेली मान पा रहा था। जहां तक बार्थोलोम्यू की मौत की बात थी, मैंने उसके बारे में कोई अच्छी बात नहीं सुनी थी, और इसलिए उसके हत्यारों के प्रति मेरे दिल में कोई नफरत भी नहीं थी। फिर भी खजाना जरा दूसरी बात थी। वो या उसका कोई हिस्सा असल में मिस मॉर्स्टन का हक था। अगर वो खजाना वापस मिलने की कोई गुंजाइश होती तो मैं इस काम के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता। ये सच है कि अगर मुझे वो मिल गया होता तो मॉर्स्टन हमेशा के लिए मेरी पहुंच के बाहर हो जाती। फिर भी ये बड़ा नीच और स्वार्थी प्यार होता अगर मैं इस बात को सोचकर पीछे हट जाता। अगर होम्स अपराधियों को ढूंढने का काम कर सकता था तो मेरे पास तो इससे भी 10 गुनी मजबूत वजह थी कि मैं खजाना ढूंढने की कोशिश करूं। बेकर स्ट्रीट पहुंचकर नहा धोकर मैं बिल्कुल तरोताज़ा हो गया। जब मैं नीचे कमरे में आया तो नाश्ता लग चुका था और होम्स कप में कॉफ़ी डाल रहा था। हंसते हुए उसने एक खुले अखबार की ओर इशारा किया और बोला, ये रहा। चुस्त जोन्स और रिपोर्टर ने आपस में ये तय किया है, लेकिन तुमने केस के बारे में काफ़ी जान लिया है। लो, पहले अपना हैम और अंडा खाओ। मैंने उससे अखबार लिया और छोटा सा नोटिस पढ़ा जिसका शीर्षक था, अपर नॉरवुड में रहस्यमयी वारदात। पिछली रात करीब 12 बजे अपर नॉरवुड की पौंडीचेरी लॉज के मिस्टर बार्थोलोम्यू शॉल्टो अपने कमरे में रहस्यमयी हालातों में मरे पाए गए। जहां तक हमें जानकारी मिली है, मिस्टर शॉल्टो के शरीर पर हिंसा के कोई सुराग नहीं मिले हैं, लेकिन मृतक द्वारा अपने पिता से विरासत में मिले हुए मूल्यवान रत्नों का खजाना गायब हो गया है। ये बात सबसे पहले मिस्टर शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन को मालूम पड़ी, जो मृतक के भाई मिस्टर थीडियस शॉल्टो के साथ मृतक के घर उससे मिलने गए थे। मिस्टर एथनली जोन्स, जो जासूसी पुलिस बल के नामी सदस्य हैं, नॉरवुड पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे और पहली सूचना मिलते ही मौका वारदात पर जा पहुंचे। उनके चौकन्ने और अनुभवी दिमाग ने फौरन अपराधियों को भांप लिया, जिससे कि मृतक का भाई थीडियस शॉल्टो और हाउसकीपर मिसेस बर्नस्टोन और एक भारतीय बटलर और चौकीदार को हिरासत में ले लिया गया है। ये लगभग तय है कि चोरों को घर की पूरी जानकारी थी, क्योंकि मिस्टर जोन्स के तकनीकी ज्ञान और छोटी से छोटी बात पर गौर करने की उनकी क्षमता के कारण वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अपराधी दरवाजे या खिड़की के रास्ते अंदर नहीं आए, बल्कि बिल्डिंग की छत के रास्ते से अंदर घुसे और इस तरह उस कमरे में घुसे होंगे जिसमें लाश पाई गई थी। इस बात से पता चलता है कि ये घुसपैठ तुक्केबाजी से नहीं की गई थी। कानून के रक्षकों की तत्परता से पता चलता है कि ऐसे मौकों पर किसी तेज दिमाग का होना कितना फायदेमंद होता है। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो पुलिस के हमारे जासूसों की बुराई करते हैं। हाथ में कॉफी का प्याला लिए हंसते हुए होम्स ने कहा, कितना शानदार लेख है। तुम्हारी क्या राय है? मुझे लगता है कि हम भी अपराध के लिए गिरफ्तार होने से बस बाल बाल ही बच गए। उसी समय दरवाजे की घंटी जोर से बजी और मैंने अपनी मकान मालकिन मिसेस हडसन को निराशा से चिल्लाते हुए सुना। मैं घबराकर अपनी कुर्सी से उठा और मैंने कहा, होम्स, मुझे लगता है कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आराम से बैठ जाओ, होम्स ने मुझसे कहा। हालात इतने बेकाबू नहीं हैं। ये तो हमारी बेकर स्ट्रीट वाली फौज है। वो बोल ही रहा था कि नंगे पैरों की धप धप की आवाजें सीढ़ियों पर चढ़ती सुनाई पड़ी। जोर जोर से बोलते हुए सड़क पर रहने वाले छोटे छोटे लड़कों की टोली वहां आ धमकी। वे लोग अनुशासन में रहने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन बहुत ही बेतरतीबी से अंदर घुसे थे। वे तुरंत एक लाइन में उम्मीद भरे चेहरे लिए हमारे सामने खड़े हो गए। उनमें से एक, जो औरों से लंबा और उम्र में बड़ा था, अपने को सबसे बेहतरीन मानने के अंदाज में आगे बढ़ा और होम्स से बोला, आपका संदेश मिला सर, और मैं इन लोगों को जल्दी से ले आया।
3 बॉब और 1 टैनर टिकटों के लिए। ये लो, होम्स ने कुछ सिक्के निकालते हुए कहा। अब से ये लोग तुम्हें रिपोर्ट करेंगे विंगिस, और तुम मुझे। मैं घर में इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर भी जरूरी है कि तुम सभी सारे निर्देशों को मानो। मुझे ऑरोरा नाम के एक स्टीम लॉन्च की तलाश है जिसके मालिक का नाम मॉर्डिसाई स्मिथ है। ये काले रंग की है और उसके ऊपर 2 लाल पट्टियां हैं। उसका फनल काला है और उस पर सफेद पट्टी है। इस समय वो नदी में ही कहीं पर है। मैं चाहता हूं कि एक लड़का मिल बैंक के सामने मॉर्डिसाई स्मिथ की नाव रखने की जगह पर खड़ा रहे ताकि नाव के वहां वापस आने पर वो बता सके कि नाव वापस आ गई है। तुम लोग आपस में तय कर लो और दोनों किनारों पर नजर रखना। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे जरूर बताना। समझ गए? यस गवर्नर, विंगिस बड़े ही जोश में बोला। पैसा पहले जितना ही मिलेगा और नाव ढूंढने वाले लड़के को 1 गिन्नी मिलेगी। ये लो 1 दिन का एडवांस, और चलो अब भागो यहां से। इतना कहकर होम्स ने सबको 1-1 शिलिंग थमाया और वे मिनमिनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गए। होम्स ने मेज से उठकर पाइप सुलगाते हुए कहा, अगर लॉन्च पानी में है तो ये लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। ये हर जगह जा सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं, किसी की भी बातचीत सुन सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम तक पता चल जाएगा कि उन्होंने लॉन्च को ढूंढ निकाला है। इस दौरान हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। जब तक हम लोग या तो लॉन्च को या फिर मॉर्डिसाई स्मिथ को ढूंढ नहीं निकालते, तब तक हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या तुम अब सोने जा रहे हो होम्स? मैंने उससे पूछा। नहीं, मैं थका हुआ नहीं हूं। मेरा शरीर भी अजीब सा है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी काम करके थका हूं, जबकि खाली पड़े रहने से मैं बुरी तरह थक जाता हूं। अब मैं सिगार पीते हुए इस अजीब मामले पर सोच विचार करता हूं। अगर कभी किसी को कोई आसान काम मिला है तो वो हमें मिला है वॉटसन। लकड़ी के पैर वाले आदमी अक्सर नहीं मिलते, और दूसरा आदमी भी अपने ढंग का अनूठा ही है। तुम फिर से दूसरे आदमी की बात कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे लिए रहस्य हो, लेकिन तुमने अपनी राय बना ली होगी। अब जरा तथ्यों पर नजर डालो। छोटे छोटे पैरों के निशान, पंजे ऐसे जो कभी जूतों में कसे नहीं गए, नंगे पैर, पत्थर के सिरे वाली लकड़ी की गदा, बहुत फुर्तीला, छोटे जहरीले तीर इस्तेमाल करने वाला। इन सब से तुम्हें क्या समझ आता है? मैं अचानक जोश से बोल पड़ा। जंगली, शायद उन भारतीयों में से एक जो जोनाथन स्मॉल के सहयोगी थे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बोला। जब मैंने पहली बार ये विचित्र हथियार देखे तो मुझे भी यही लगा, लेकिन पैरों के निशानों की विचित्रता से मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी। भारत के कुछ निवासी छोटे होते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह के निशान नहीं छोड़ सकता। हिंदुओं के पैर लंबे और पतले होते हैं। सैंडल पहनने वाले मुसलमानों के पैर का अंगूठा बाकी उंगली से अलग होता है, क्योंकि पैर अड़ाने के लिए अंगूठे और उंगलियों के बीच एक ठूंठ होता है। ये छोटे छोटे तीर भी एक ही तरह से छोड़े जा सकते हैं। इनको एक फूंकने वाले पाइप से छोड़ा जाता है। अब बताओ, हमारा जंगली कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका का, मैंने तुक्का लगाया। उसने अपना हाथ उठाया और शेल्फ से एक मोटी किताब उठाई। ये एक गैजेटियर का पहला संस्मरण है जो अब छापा जा रहा है। इसमें जो कुछ भी लिखा है उसे सही माना जाना चाहिए। ये देखो, इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है। अंडमान द्वीप सुमात्रा के उत्तर से करीब 550 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित। ये सब क्या है? गीला मौसम, कोरल रीफ, शार्क मछलियां, पोर्ट ब्लेयर, अपराधियों के बैरक, रटलैंड द्वीप, रुई के जंगल। आहा, ये रहा। अंडमान द्वीपों के मूल निवासी दुनिया भर में सबसे ज्यादा छोटे होने का दावा कर सकते हैं। हालांकि कुछ मानव शरीर शास्त्री मानते हैं कि अफ्रीका के बुशमैन, अमेरिका के डिगर्स सबसे छोटे होते हैं। इनकी औसत लंबाई करीब 1.25 मीटर से कम होती है। हालांकि कई वयस्क इससे भी छोटे होते हैं। ये लोग बड़े खूंखार और चिड़चिड़े होते हैं, जिनके ठिकानों का पता नहीं लगाया जा सकता। हालांकि एक बार किसी पर विश्वास कर लें तो उससे पक्की दोस्ती गांठ लेते हैं। ये बात याद रखना वॉटसन। अब ये सुनो। ये प्राकृतिक तौर पर बड़े भद्दे होते हैं, बिना आकार के बड़े बड़े सिर वाले, छोटी पैनी आंखें और बेतरतीब नाक नक्श। उनके हाथ और पैर आश्चर्यजनक तौर पर छोटे होते हैं। ये इतने चुस्त और खूंखार होते हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा इन्हें जीत लेने की सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं।
दुर्घटनाग्रस्त पानी के जहाज के नाविकों के लिए ये हमेशा खौफ बने रहे हैं। अपनी पत्थर के सिरों वाली गदाओं से ये उनके सिर फोड़ डालते हैं या जहरीले तीर से उन्हें मार डालते हैं। इस नरसंहार के बाद ये इंसानी गोश्त खाकर दावत उड़ाते हैं। बड़े ही अच्छे दोस्ताना किस्म के लोग हैं वॉटसन। अगर ये बंदा अपनी असली करनी पर उतर आता तो ये माजरा और भी विभत्स हो जाता। मुझे लगता है जोनाथन स्मॉल ने इसको आने से रोकने की बहुत कोशिश की होगी। लेकिन उसको ऐसा अजीब सहयोगी मिला कैसे होगा? मैंने पूछा। ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि जोनाथन स्मॉल अंडमान से आया था, तो क्या ऐसा होना बड़े अचरज की बात होगी कि ये भी उसी के साथ रहा हो? इसमें कोई शक नहीं है कि समय के साथ हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो वॉटसन, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। सोफे पर लेट जाओ और देखो कि मैं तुम्हें सुला पाता हूं या नहीं। उसने कोने से वायलिन उठा लिया और मैं लेट गया। वो धीमी स्वप्निल मीठी धुनें बजाने लगा, जो शायद उसने खुद ही बनाई थी, क्योंकि उसमें ये हुनर भी है। मुझे उसके गंभीर चेहरे और वायलिन के ऊपर नीचे हिलने का कुछ कुछ एहसास याद है। फिर मैं आवाज के मीठे समुद्र में शांति से तैरने लगा और स्वप्नलोक में डूब गया। मिस मॉर्स्टन का प्यारा चेहरा मेरे ऊपर झांक रहा था। जब मैं उठा तो दोपहर ढलने लगी थी और मैं काफी तरोताजा महसूस कर रहा था। होम्स ठीक वैसे ही बैठा था जैसा मैंने उसे छोड़ा था, बस वायलिन को एक ओर रखकर कोई किताब पढ़ने में तल्लीन था। जब मैं हिला और मैंने देखा कि उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसने कहा, तुम खूब आराम से सोए। मुझे लगा था कि हमारी बातचीत से तुम्हारी नींद टूट जाएगी। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। कौन आया था? मैंने पूछा। अभी अभी विंगिस आया था। वो कह रहा है कि लॉन्च का कोई सुराग नहीं मिला है। ये देरी बौखलाने वाली है, क्योंकि हर गुजरता हुआ घंटा मायने रखता है। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? अब मैं बिल्कुल तरोताजा हूं और दूसरी रात भी बाहर बिता सकता हूं। मैंने कहा, नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। अगर हम खुद जाते हैं तो हो सकता है हमारी गैरहाजिरी में कोई संदेश आ जाए और फिर से देर हो जाएगी। तुम जो करना चाहो करो, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना होगा। तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि कैम्बरवेल जाकर मिसेज सेसिल फॉरेस्टर से मिल लेता हूं। उसने कल मुझे आने के लिए कहा था, मैंने कहा। होम्स की आंखों में हंसी की चमक आ गई। मिसेज सेसिल फॉरेस्टर से मिलने जा रहे हो? हाँ, मिस मॉर्स्टन से भी मिल लूंगा। वे लोग उत्सुक थीं जानने के लिए कि क्या हुआ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताता। औरतों पर कभी भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। उसकी इस बेहुदा टिप्पणी पर बहस करना मैंने ठीक नहीं समझा। मैंने उससे कहा, मैं 1 या 2 घंटे में लौट आऊंगा। ठीक है, अगर जा ही रहे हो तो टोबी को भी लौटा देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हमें उसकी कोई जरूरत पड़ेगी। मैंने कुत्ते को अपने साथ लिया और शर्लॉक होम्स को छोड़कर पिंचिन लेन के जानवर प्रेमी के पास चला गया। कैम्बरवेल में मुझे मिस मॉर्स्टन मिली, जो रात भर जागने के बाद थोड़ी थकी हुई दिख रही थी, लेकिन सारी बातें जानने को उत्सुक थी। मिसेस फॉरेस्टर को भी बड़ी उत्सुकता थी। मैंने उनको बताया कि हमने क्या क्या किया, लेकिन ट्रेजेडी के भयंकर हिस्सों को उन दोनों से छुपा गया। हालांकि मैंने मिस्टर शॉल्टो की मौत के बारे में बताया, लेकिन उसकी मौत का तरीका उन्हें नहीं बताया। लेकिन काफी कुछ छिपाने के बावजूद फिर भी ये इतना था जिससे वे चौंक कर आश्चर्य में पड़ गईं। मिसेस फॉरेस्टर बोली, ये तो बड़ी रोमांचक कहानी है। एक धोखा खाई औरत, $500 मिलियन का खजाना, एक काला नरभक्षी और लकड़ी के पैर वाला एक गुंडा। ये तो पुराने जमाने के ड्रैगन या दुष्ट राजकुमार की कहानी जैसा है। और बचाने के लिए 2 बहादुर हीरो। मिस मॉर्स्टन ने मुझ पर एक चमकती हुई नजर डाली। मैंने उससे कहा, देखो मैरी, तुम्हारी किस्मत इस खोज पर टिकी हुई है। मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा उत्सुक हो। जरा सोचो, इतने अमीर होने का और दुनिया के तुम्हारे पैरों पर होने का क्या मतलब है? जब मैंने देखा कि इस बात से उसने कोई खुशी नहीं जाहिर की, तो मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने इस तरह से अपने सिर को झटका मानो इस मामले में उसे ज्यादा रुचि नहीं है। वो बोली, मैं तो मिस्टर थीडियस शॉल्टो के बारे में परेशान हूं। बाकी बातें कोई मायने नहीं रखती। मुझे लगता है कि उनका रवैया बहुत ही ईमानदारी भरा रहा है। हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें इस भयानक और झूठे आरोप से मुक्त किया जाए। जब मैं कैम्बरवेल से निकला तो शाम हो चुकी थी
और जब मैं घर पहुंचा तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। मेरे दोस्त की किताब और पाइप उसकी कुर्सी के पास पड़े थे, लेकिन वो खुद गायब था। मैंने इधर उधर देखा कि शायद वो मेरे लिए कोई नोट छोड़ गया हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने मिसेस हडसन से पूछा, होम्स शायद बाहर गया है? नहीं सर, वो अपने कमरे में चले गए हैं। मुझे उनकी तबीयत के बारे में चिंता हो रही है। ऐसा क्यों मिसेस हडसन? क्योंकि वो बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। आपके जाने के बाद वो टहलते रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जब तक मैं उनके कदमों की आवाज़ें सुनते सुनते थक नहीं गई। फिर मैंने उनको अपने आप से बोलते और बड़बड़ाते हुए सुना। हर बार घंटी बजने पर वो सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो जाता और पूछता, ये कैसी आवाज़ है मिसेस हडसन? और अब वो अपने कमरे में बंद है, लेकिन मुझे अब भी सुनाई दे रहा है कि वो अब भी चहलकदमी कर रहा है। कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। मैं उससे दवाई लेने को कह रही थी, लेकिन उसने मुड़कर मुझे ऐसे गुस्से से घूरा कि मुझे याद नहीं कि मैं कैसे वहां से निकलकर भागी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मिसेस हडसन। मैंने पहले भी उसे इस हाल में देखा है। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है जो उसे बेचैन कर रहा है। मैंने अपनी मकान मालकिन से मजाक करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद भी परेशान था, क्योंकि रात भर मैंने उसकी चहलकदमी सुनी थी और मैं जानता था कि वो बहुत ही परेशान है। नाश्ते के वक्त वो बहुत ही थका और बुझा हुआ लग रहा था और दोनों गालों पर बुखार की लाली थी। मैंने थोड़े गुस्से से उससे कहा, तुम अपने शरीर का नाश कर लोगे बुढ़े, मैंने रात भर तुम्हें चलते हुए सुना है। उसने जवाब दिया, मैं सो नहीं पाया, ये उलझन मुझे खाए जा रही है। इतनी छोटी सी बात पर हम उलझन में हैं, जबकि बाकी सारी गुत्थी सुलझ गई है। मैं उन लोगों को जानता हूँ, लॉन्च के बारे में जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और फिर भी मुझे कोई खबर नहीं मिल रही है। मैंने कुछ और लोगों को भी काम पर लगाया है, सारी कोशिशें कर ली हैं, पूरी नदी को दोनों ओर खोज लिया गया है, लेकिन फिर भी कोई खबर नहीं है। ना ही मिसेस स्मिथ को अपने पति के बारे में कुछ पता चला है। मैं जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंच जाऊंगा कि उन्होंने नाव को बर्बाद कर दिया है, लेकिन इसमें भी कुछ संदेह है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसेस स्मिथ ने हमें झूठी खबर दी हो? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने छानबीन की है और इस तरह की लॉन्च वास्तव में है। क्या वो नदी में बहुत आगे निकल गई होगी? मैंने पूछा। मैंने इस बात पर भी सोचा है और एक खोजी दस्ता रिचमंड तक जाएगा। अगर आज कोई खबर नहीं मिलती तो कल मैं खुद वहां जाऊंगा और नाव की जगह आदमियों को खोजूंगा। लेकिन हमें कुछ नहीं पता चला, ना ही विंगिस से और ना ही किसी और एजेंसी से कोई खबर आई। नॉरवुड ट्रेजेडी पर अधिकतर अखबारों में जो लेख छपे थे वे सभी थीडियस शॉल्टो के खिलाफ थे। कोई नई बात पता नहीं चल रही थी, बस इतना ही कि अगले दिन ही कोई तहकीकात की जाएगी। मैं पैदल कैम्बरवेल गया अपनी असफलता के बारे में दोनों महिलाओं को बताने के लिए, और वापस लौटने पर मैंने होम्स को हताश और चिड़चिड़ा पाया। वो मेरे सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं दे रहा था और पूरी शाम उसने अपने आप को किसी पेचीदे रासायनिक शोध में व्यस्त रखा। उसके उन केमिकल्स की वजह से पूरे घर में इतनी बदबू भर गई कि मुझे बाहर जाना पड़ा। सुबह तक मुझे उसकी परखनलियों की खनक सुनाई पड़ती रही, जिससे मुझे पता चल रहा था कि वो अभी भी उस बदबूदार अनुसंधान में लीन है। सवेरे तड़के ही मैं हड़बड़ाकर उठा और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि वो मेरे सिरहाने पर खड़ा है। उसने एक घटिया किस्म की नाविक की ड्रेस पहन रखी थी और एक जैकेट और गर्दन पर लाल रंग का एक स्कार्फ लपेट रखा था। वो बोला, मैं नदी पर जा रहा हूँ वॉटसन। मैंने बहुत सोचा है और मुझे इसमें से निकलने का एक ही उपाय समझ में आ रहा है। किसी भी हाल में इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, मैंने कहा। नहीं, यहाँ पर मेरे प्रतिनिधि बनकर तुम ज्यादा फायदे में रहोगे। मैं जाने से कतरा रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज जरूर कोई संदेश आएगा। हालांकि कल रात विंगिस को इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे नोट्स और टेलीग्राम खोजो और कोई खबर आने पर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैंने कहा। तुम मुझे चिट्ठी नहीं भेज पाओगे क्योंकि मैं अभी ये नहीं बता सकता कि मैं कहाँ पर मिलूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं ज्यादा समय के लिए बाहर नहीं रहूंगा। आने से पहले मुझे कोई ना कोई खबर मिल ही जाएगी। नाश्ते के वक्त तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन स्टैंडर्ड अखबार खोलने पर मैंने पाया कि वारदात के बारे में ताज़ा जानकारी छपी थी। उसमें लिखा था,
अपर नॉरवुड वारदात के संदर्भ में हम ये मानने को मजबूर हैं कि जितना पहले सोचा गया था ये घटना उससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा और रहस्यमयी है। ताज़ा सबूतों से मालूम पड़ा है कि ये असंभव है कि मिस्टर थीडियस शॉल्टो का इस घटना से किसी भी तरह का वास्ता है। कल शाम को उन्हें और हाउसकीपर मिसेस बर्नस्टोन को रिहा कर दिया गया। फिर भी माना जा रहा है कि पुलिस के पास असली अपराधियों का सुराग है और इसकी तहकीकात स्कॉटलैंड यार्ड के मिस्टर एथनली जोन्स अपनी मशहूर स्फूर्ति और चतुराई के साथ कर रहे हैं। किसी भी समय कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उसे पढ़कर मैंने सोचा, यहाँ तक तो सब ठीक है, शॉल्टो सुरक्षित है, पता नहीं ये ताज़ा सुराग क्या हो सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि जब भी पुलिस से कोई भारी गलती हो जाती है तब वो ये घिसी पिटी बात जरूर कहती है। मैंने अखबार को मेज पर पटक दिया, लेकिन उसी पल मेरी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ी जो इस प्रकार था। सूचित किया जाता है कि मॉर्डिसाई स्मिथ नाम का नाविक और उसका बेटा जिम पिछले मंगलवार को सुबह करीब 3 बजे स्मिथ वॉर्फ से अपनी स्टीम लॉन्च ऑरोरा लेकर निकले थे, जो काले रंग की है और उस पर 2 लाल पट्टियां बनी हैं, जिसका फनल काला है और उस पर एक सफेद पट्टी बनी है। जिस किसी को भी मॉर्डिसाई स्मिथ और ऑरोरा नाम की उस लॉन्च के बारे में जानकारी हो, वे 221 बेकर स्ट्रीट या स्मिथ वॉर्फ पर मिसेस स्मिथ को इसकी सूचना दें। इसकी सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति को इनाम में 5 पाउंड दिए जाएंगे। जाहिर तौर पर यह होम्स का ही काम था। बेकर स्ट्रीट का पता इस बात का सबूत था। मुझे ये बड़ी ही चतुराई का काम लगा, क्योंकि भगोड़े अगर इसे पढ़ भी लेते तो यही समझते कि स्मिथ की पत्नी ने अपने पति की चिंता में इसे छपवाया होगा। वो दिन काफी लंबा था। दरवाजे पर कोई भी खटका होते ही या सड़क पर किसी तेज आहट के होते ही मुझे लगता कि या तो होम्स लौट आया है या उसके विज्ञापन का जवाब आया है। मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे विचार इस विचित्र मसले पर टिक जाते और मैं उस खलनायकी जोड़े के बारे में सोचने लगता जिसका हम पीछा कर रहे थे। क्या मेरे दोस्त के तर्क में कोई भारी गलती तो नहीं थी? क्या वो किसी गलतफहमी का शिकार तो नहीं हो गया था? क्या ऐसा संभव नहीं था कि उसके चुस्त और सतर्क दिमाग ने इस पूरे सिलसिले को गढ़ने में कोई चूक कर दी हो? मैंने आज से पहले उसे कभी भी गलत नहीं पाया था, लेकिन तेज से तेज दिमाग रखने वाला भी कभी कभार तो धोखा खा ही सकता है। मुझे लगा कि ये संभव है। वो अपने तर्क की गहराई में इतना डूब चुका है कि वो इस मसले के सूक्ष्म रहस्य ढूंढने में व्यस्त है, जबकि इसका सीधा साधा ब्यौरा सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर मैंने खुद भी सबूत देखे थे और मैंने उसके निष्कर्षों के कारणों को सुना था। जब मैंने इन विचित्र परिस्थितियों की लंबी कड़ियों के बारे में फिर से सोचा, जिनमें से कई फिजूल के भी थीं, तो ये सभी की सभी एक ही दिशा की ओर इशारा कर रही थीं। तब मैं इनकार नहीं कर सका कि भले ही होम्स का तर्क गलत हो, लेकिन हकीकत उतनी ही चौंकाने वाली निकलेगी। दोपहर के 3 बजे जोर से घंटी बजी। हॉल में एक गरजदार आवाज गूंजी और मुझे देखकर ताज्जुब हुआ कि मिस्टर एथनली जोन्स जैसी बड़ी हस्ती वहां आई है। लेकिन इस समय उसमें आत्मविश्वास से भरी होशियार शख्सियत नजर नहीं आ रही थी, जिसने अपर नॉरवुड में इस केस को अपने हाथों में लिया था। वो बड़ा ही मायूस था और बड़ा ही दब्बू लग रहा था। उसने कहा, गुड डे सर, गुड डे। लगता है मिस्टर होम्स बाहर गए हुए हैं। हाँ, और मैं कह नहीं सकता कि वो कब वापस आएगा। अगर आप इंतज़ार करना चाहें तो इस कुर्सी पर बैठिए और ये सिगार लीजिए। धन्यवाद, मैं ऐसा ही करूँगा, उसने एक लाल रुमाल से चेहरा पोंछते हुए कहा। कुर्सी पर बैठकर वो बोला, मुझे याद है कि आपने एक राय जाहिर की थी। मैं उस राय पर फिर से विचार करना चाहता हूँ। मैंने अपना जाल मिस्टर शॉल्टो के ऊपर कस लिया था, लेकिन वो उसके बीच में से सुराख बनाकर उसमें से फिसल गया। उसने ये सबूत दे दिया है कि वो वारदात के समय कहीं और मौजूद था, और सबूत भी ऐसा है जिसे झुठलाया नहीं जा सका। अपने भाई के कमरे से निकलने के बाद वो हर समय किसी न किसी की नज़रों के सामने रहा था। इसलिए छतों पर चढ़ने वाला और गुप्त दरवाजे से भीतर आने वाला व्यक्ति शॉल्टो नहीं हो सकता। ये एक बड़ा ही अंधेरा मामला है और मेरी काबिलियत दांव पर लगी है। मैं थोड़ी सी मदद पाना चाहता हूँ। हम सभी को कभी न कभी मदद चाहिए ही होती है, मैंने दिलासा देते हुए कहा। उसने गहरी और राजभरी आवाज में कहा, आपका मित्र शर्लॉक होम्स बड़ा ही अद्भुत इंसान है सर। वो ऐसा आदमी है जिसे कोई मात नहीं दे सकता।
उसके तरीके थोड़े अजीब हैं और वो किसी भी नतीजे पर पहुंचने में थोड़ी जल्दबाजी दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बड़ा अच्छा अफसर बन सकता है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि ये बात और कौन कौन जानता है। आज सुबह मुझे उसने तार भेजा है जिससे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शॉल्टो मसले पर उसको कुछ सुराग मिल गए हैं। ये रहा उसका संदेश। उसने अपनी जेब से एक तार निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। ये पॉपुलर से 12 बजे भेजा गया था। उसमें लिखा था, फौरन बेकर स्ट्रीट जाओ। अगर तब तक मैं वापस नहीं पहुंचा तो मेरा इंतजार करना। मैं शॉल्टो के गिरोह के काफी करीब हूँ। ये गुत्थी सुलझने के समय अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो आज रात हमारे साथ चल सकते हो। ये तो अच्छी खबर लगती है, मैंने कहा। जाहिर है कि उसने फिर से मामले की गंध पकड़ ली है। अच्छा, इसका मतलब वो भी गलती पर था? जोन्स बोल पड़ा। उसकी आवाज में इस बार संतोष झलक रहा था। कभी कभी हम में से अच्छे भी धोखा खा जाते हैं। हो सकता है इस बार भी वो गलत सुराग के पीछे हो, लेकिन एक अफसर होने के नाते मेरा फर्ज है कि कोई भी मौका हाथ से फिसलने ना दूं। दरवाजे पर कोई आवाज आई है। लगता है वो आ गया है। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाजें सुनाई पड़ी और इसके साथ ही खांसने और खंखारने की, मानो चढ़ने वाले की सांस फूल रही हो। 1-2 बार वो बीच में रुका भी, पर आखिरकार वो दरवाजे तक आकर अंदर आ गया। वो आकृति उन आवाजों से मेल खा रही थी जो हमने सुनी थी। ये एक बूढ़ा आदमी था और नाविकों वाले कपड़े पहने था। उसने गले तक बटन बंद किया हुआ जैकेट पहना था। उसकी कमर झुकी हुई थी और घुटने चरमरा रहे थे। उसकी उखड़ी सांसों से पता चल रहा था कि वो बुरी तरह से दमे का शिकार है। वो एक मोटी लकड़ी की छड़ी के सहारे टिका खड़ा था और फेफड़ों में सांस भरने की कोशिश में उसके कंधे उठ गिर रहे थे। उसने अपनी ठोड़ी पर एक रंगीन स्कार्फ लपेटा हुआ था और तेज तर्रार आंखों और घनी सफेद भौहों के अलावा मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि वो किसी ऊंचे ओहदे का नाविक है जो बूढ़ा होकर गरीबी में दिन काट रहा है। क्या बात है, कौन है आप? मैंने उससे पूछा। उसने बुढ़ापे की धीमी पारखी नजरों से इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, क्या मिस्टर शर्लॉक होम्स यहाँ पर हैं? नहीं, लेकिन उसकी जगह मैं हूं। उसको देने के लिए तुम जो भी खबर लाए हो वो मुझे दे सकते हो, मैंने कहा। वो बोला, लेकिन मैं तो उसी को बताना चाहता था। अरे मैंने कहा ना कि उसकी जगह इस वक्त मैं हूं, मैंने कहा। क्या ये बात मिस्टर स्मिथ की नाव से संबंधित है? जी हाँ, मैं जानता हूं कि वो कहाँ है और मैं ये भी जानता हूं कि वे लोग कहाँ हैं जिनका वो पीछा कर रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि खजाना कहाँ है। मुझे सब कुछ मालूम है, वो आदमी बोला। तो फिर तुम मुझे बता दो और मैं होम्स को बता दूंगा। लेकिन मैं उसी को बताना चाहता हूं, उसने बूढ़े आदमी की सी जिद के साथ कहा। तो ठीक है, तुम्हें उसका इंतजार करना होगा, मैंने कहा। नहीं, मैं सारा दिन यहाँ फिजूल में खड़ा नहीं रह सकता। अगर मिस्टर होम्स यहाँ नहीं है तो मिस्टर होम्स को खुद ही पता लगाना होगा। मुझे तुम दोनों में से एक पर भी भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। इतना कहकर वो दरवाजे की ओर खिसकने लगा, लेकिन जोन्स उसके सामने आ गया। उसने कहा, जरा रुको मेरे दोस्त, तुम्हारे पास जरूरी जानकारी है और तुम्हें यूं ही नहीं जाना चाहिए। हम तुम्हें यहीं पर रोक कर रखेंगे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, जब तक हमारा दोस्त लौटकर नहीं आता। बूढ़े ने दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन एथनली जोन्स वहां बीच में अड़कर खड़ा था, इसलिए वो वहां से निकल नहीं पाया। अपनी छड़ी पटकते हुए वो बोला, ये अच्छा सलूक है। मैं यहाँ एक भले आदमी से मिलने आया था और तुम दोनों, जिनको मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है, मुझे पकड़कर मुझसे इस तरह बदसलूकी कर रहे हो। देखो, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। हम तुम्हारे समय की बर्बादी का हर्जाना दे देंगे। इस सोफे पर बैठ जाओ और तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा। वो बड़े ही अनमने ढंग से आगे बढ़ा और अपने चेहरे को हाथों में टिकाकर सोफे पर बैठ गया। जोन्स और मैं सिगार पीते हुए फिर से अपनी बातें करने लगे, लेकिन अचानक होम्स की आवाज हमारे बीच में सुनाई पड़ी। मुझे लगता है कि तुम लोगों को एक सिगार मुझे भी पेश करना चाहिए। हम दोनों चौंक कर अपनी कुर्सियों पर उछल पड़े। होम्स हमारे बगल में बैठा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। होम्स, तुम यहां? वो बूढ़ा कहाँ गया? मैं चिल्ला उठा। बूढ़ा ये रहा, उसने सफेद बालों का गुच्छा मेरे सामने लहराते हुए कहा। ये रही विग, ये दाढ़ी और ये भौहें। मुझे लग रहा था कि मेरा भेष बढ़िया है,
लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम दोनों को भी चकमा देने में सफल हो जाऊंगा। खुश होते हुए जोन्स ने कहा, बदमाश कहीं के, तुम तो बहुत बढ़िया अभिनेता बन सकते हो। तुम्हारी खांसी बिल्कुल असली जैसी थी और झुके हुए घुटने तो वाकई किसी बूढ़े का सा एहसास दे रहे थे। लेकिन मैं तुम्हारी आंखों की चमक को पहचान गया था। इतनी आसानी से तुम्हें अपने चंगुल से निकलने नहीं देता। देखा? सिगार सुलगाते हुए होम्स ने कहा, मैं सारा दिन इसी भेष में काम करता रहा हूं। अपराध जगत में कई लोग मुझे पहचानने लगे हैं, खासकर जब से मेरे दोस्त ने कई केस छापने शुरू कर दिए हैं। इसलिए अब मैं मैदाने जंग में इसी तरह का भेष बदल कर ही जा सकता हूं। अच्छा, ये बताओ जोन्स, तुम्हारा केस कितना आगे बढ़ा? सब कुछ बेकार हो गया। मुझे अपने 2 कैदियों को रिहा करना पड़ा और बाकी 2 के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जोन्स ने हारे स्वर में कहा। कोई बात नहीं, हम उनकी जगह तुम्हें 2 और कैदी दे देंगे, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात को मानना होगा। आधिकारिक तौर पर सारा श्रेय तुम ले सकते हो, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए तुम्हें ठीक वही करना होगा जो मैं कहूं। मुझे कोई परेशानी नहीं अगर तुम मुझे अपराधियों तक ले चलो तो ठीक है। सबसे पहले मुझे तेज चलने वाली पुलिस की बोट चाहिए, स्टीम लॉन्च, जो वेस्टमिंस्टर की सीढ़ियों पर ठीक 7 बजे हमें मिल जाए। उसका तो आसानी से इंतजाम हो जाएगा, वहां पर हमेशा कोई ना कोई खड़ी ही रहती हैं, लेकिन मैं सड़क के उस पार जाकर फोन करके बात पक्की कर लेता हूं, जोन्स ने कहा। उसके बाद मुझे 2 ताकतवर आदमी चाहिए जो विरोध का सामना कर सकें। नाव में 2 या 3 ऐसे लोग होंगे। और बताओ क्या चाहिए? जब वे लोग हमारे कब्जे में आ जाएंगे तो हमें खजाना मिल जाएगा। मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त को खुशी होगी कि वो खजाना जाकर उस युवती को सौंप दे जो उस आधे खजाने की असली हकदार है। खजाना सबसे पहले उसी के हाथ से खुलना चाहिए, क्यों वॉटसन? ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, जोन्स ने कहा। उसके बाद खजाना अधिकारियों को सौंप दिया जाना चाहिए जब तक सारी तहकीकात पूरी ना हो जाए। बिल्कुल, ये आसानी से किया जा सकता है। एक और बात, मैं जोनाथन स्मॉल के मुंह से इस मामले का ब्यौरा सुनना चाहूंगा। तुम जानते हो कि मैं अपने केसों की सारी बारीकियां खुद समझना चाहता हूं। मुझे उससे इंटरव्यू लेने में कोई ऐतराज नहीं है, ना अपने कमरे में ना कहीं और, लेकिन उसको पूरी सुरक्षा दी जानी होगी। हो जाएगा। और कुछ? जोन्स ने कहा। बस यही कि यह मेरा आग्रह है कि तुम हमारे साथ खाना खाओ। आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। मेरे पास ऑयस्टर हैं और वाइट वाइन भी है। जोन्स को इस बात में कोई ऐतराज नहीं था। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए स्क्रीन पर ऊपर बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।